आज के इस लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन इस टॉपिक के अंदर आने वाले प्रॉब्लम्स ऑन वेजेस टाइप के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टू रेज अ हेवी स्टोन ब्लॉक वेइंग 2000 न्यूटन द अरेंजमेंट शोन इज यूज what horizontal force P is necessary to be applied to the wedge in order to raise the block, mu is equal to 0.25, neglect the weight of the wedges। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायग्राम तो थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ दिखाने के लिए। क्या दिख रहा है, ये अरेंजमेंट हमें दिख रहा है इस तरीके से, ये वेज ए है और ये वेज बी है। ठीक है, तो वेज ए को अगर हम लोग अंदर पुश करेंगे तो वेज बी ऊपर चला जाएगा। वेज बी अगर ऊपर चला जाएगा तो उसके ऊपर रखा हुआ 2000 न्यूटन का वेट भी या फिर स्टोन भी ऊपर चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये 2000 न्यूटन का जो भी लोड है ना या फिर स्टोन है ना, वो ऊपर लेके जाना है। ठीक है, वो ऊपर कैसे जाएगा, अगर हम लोग वेज ए को अंदर की तरफ पुश करेंगे तो ये पुश करने वाला पी फोर्स कितना होगा, ये हमें यहाँ पर पूछा गया हुआ है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। देखो, अगर मान के चलो कि आपके पास ये कोई भी एक ब्लॉक है इस तरीके से, ये स्क्वायर रेक्टेंगल शेप का एक ब्लॉक मैंने बना दिया। इस ब्लॉक के अगर ये ग्राउंड वाले सरफेस पे फ्रिक्शन हो रहा है, मान के चलो ये लेफ्ट साइड जा रहा है कि राइट साइड जा रहा है, किसी भी साइड जाता हो, इस ब्लॉक के ऊपर अगर फ्रिक्शन हो रहा है, मान के चलो कि ये ब्लॉक लेफ्ट साइड जाएगा तो उसका फ्रिक्शन राइट साइड जाएगा। इतना तो क्लियर है, राइट? क्योंकि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन होता है। तो मान के हम लोग क्या कंसिडर किए, यहाँ पर ये ब्लॉक लेफ्ट साइड मूव हो रहा है तो उसका फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड मूव होगा। देखो, ये जो रेक्टेंगल ब्लॉक था उसके अपोजिट वाला साइड कौन सा है, ये वाला साइड है। अगर ये वाले साइड के ऊपर भी फ्रिक्शन हो रहा है किसी वजह से, क्या कहा, ये वाले साइड के ऊपर भी अगर फ्रिक्शन हो रहा है किसी वजह से, लेकिन हम लोग क्या जानते थे, ब्लॉक लेफ्ट साइड मूव हो रहा है तो उसके कारण उसका फ्रिक्शनल फोर्स राइट साइड जाएगा। तो उसके सामने वाले फेस पर भी अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स भी हमें राइट साइड की तरफ ही लेना होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो फिर से एक बार इसको मैं बता दे रहा हूँ। मान के चलो कि अपने पास कोई भी एक ब्लॉक है, किसी भी शेप का होने दो, ये रेक्टेंगल शेप का मैंने यहाँ पर लिया और ये ब्लॉक मैंने कंसिडर किया कि लेफ्ट साइड मूव हो रहा है, ये ऐसा मैंने अज्यूम किया। ये ब्लॉक लेफ्ट साइड मूव अगर हो रहा है तो उसका ग्राउंड के साथ तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ही होगा, जो कि राइट साइड एक्ट होगा। अगर ब्लॉक लेफ्ट साइड मूव हो रहा है तो इस रेक्टेंगल शेप के ब्लॉक का फ्रिक्शनल फोर्स राइट साइड मूव होगा। अगर किसी वजह से उसके अपोजिट वाले सरफेस पे फ्रिक्शन हो रहा है, क्या कहा, अगर किसी वजह से उसके अपोजिट वाले सरफेस पे भी फ्रिक्शन हो रहा है तो उसका फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लेना सही चाहिए, राइट साइड वाले डायरेक्शन में ही लेना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे यहाँ पर बताना था। तो आते हैं अभी अपने मेन डायग्राम के मेन क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्या करना है, पी फोर्स निकालना है, इस तरीके से निकालना है कि ये 2000 न्यूटन का वेट है ना या फिर स्टोन है ऊपर चला जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करनी होगी। फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करने के लिए हमारे पास दो ही वेजेस है, एक वेज ए और वेज बी। देखो वेज बी पर अननोन कौन से होंगे, क्या कहा, वेज बी पे ऊपर अननोन कौन से होंगे और कितने होंगे, सिर्फ हम लोग नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं। वेज बी को ये वॉल से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ठीक है, ये एक अननोन हो गया और वेज बी और वेज ए के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यानी कि दो अननोन हो गए। तो वेज बी के ऊपर अननोन नंबर ऑफ अननोन्स कितने, दो है। वेज ए के ऊपर नंबर ऑफ अननोन्स कितने होंगे देख लेते हैं। ये ग्राउंड से आने वाला नॉर्मल रिएक्शन, ये पी फोर्स, और वेज बी और ए के बीच का नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि वेज ए के ऊपर नंबर ऑफ अननोन्स रहेंगे तीन। ग्राउंड से आने वाला नॉर्मल रिएक्शन, ये पी फोर्स, और बी एंड ए के बीच वाला नॉर्मल रिएक्शन। तो वेज ए के ऊपर तीन नंबर ऑफ अननोन्स है, वेज बी के ऊपर दो नंबर ऑफ अननोन्स है। ये वॉल से आने वाला नॉर्मल रिएक्शन और बी और ए के बीच का नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब वेज बी के ऊपर नंबर ऑफ अननोन्स कम है एज कम्पेयर टू वेज ए। तो इसके कारण हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त ऐसा शेप कंसिडर करना होता है या फिर पहला ऐसा बॉडी कंसिडर करना होता है जिसके ऊपर नंबर ऑफ अननोन्स कम आते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वेज ए बी के ऊपर नंबर ऑफ अननोन्स कम आ रहे हैं, तो इसके कारण हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पहले वेज बी के लिए निकालेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये सेम डायग्राम मैंने दूसरे पेज पे भी बनाया हुआ है, तो वो वाला पेज ही कंसिडर कर लेता हूँ। इसको, इस पेज को मैं साइड में रख देता हूँ। ठीक है, ये दूसरा पेज यहाँ पर है, ये सेम डायग्राम दूसरे पेज पे बनाया था। ठीक है, तो इतना तो डिसाइड हो गया था कि हमें पहले फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाना है, वेज बी का बनाना है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट वही होगा, ड्रॉइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर वेज बी। ठीक है, तो सेंटेंस लिख दिया यहाँ पर, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर वेज बी। तो वेज बी जिस शेप का था उस शेप हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। देखो इस तरीके से था ना, ये वेज बी, यहाँ पर ये इंक्लाइन सरफेस था वेज बी के ऊपर, यहाँ पे बी लिख देता हूँ। वेज बी के ऊपर से एक वर्टिकल लोड आ रहा है, ये वो स्टोन था जिसका वेट कितना था, 2000 न्यूटन, जो कि वेज बी के ऊपर एक्ट होगा। तो वर्टिकली डाउनवर्ड हम लोगों ने क्या दिखाया, सिंपली 2000 न्यूटन वेट ऑफ स्टोन ये ड्रॉ कर दिया। वेज बी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल का, ये नॉर्मल रिएक्शन उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं N1 से। ठीक है, N1 से ये नॉर्मल रिएक्शन दिखा दिया वॉल से आने वाला वेज बी के ऊपर। देखो ये पी, ये फोर्स अगर हम लोग अंदर
पी ए फोर्स कंसिडर करते हैं तो वेज ए लेफ्ट साइड मूव होगा। अगर वेज ए लेफ्ट साइड मूव हो रहा है तो वेज भी ऊपर की तरफ मूव होगा, क्योंकि हमें स्टोन को ऊपर लेके जाना है। अगर वेज भी ऊपर जा रहा है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स हमें अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखाना चाहिए, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से कैसे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे आएगा फ्रिक्शनल फोर्स। अगर यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन N1 लिखा हुआ है तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लिखेंगे हम लोग, F1 लिखेंगे, F1 म्यू N1 हो जाएगा। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, F इज इक्वल टू म्यू1 होती है। ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। वेज भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा, नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, और वेज बी के ये वाले साइड पे भी तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये वाले फेस पे भी फ्रिक्शनल फोर्स होने वाला है वेज बी के। क्यों, क्योंकि ये वाला सरफेस है जो वेज बी का है वो वेज ए के साथ अटैच है। राइट, ये वाला सरफेस जो मैं बता रहा हूँ ना पेन की टिप से, ये जो सरफेस बता रहा हूँ इंक्लाइंड सरफेस है ये जो वेज बी का, वो भी कनेक्टेड है विथ वेज ए के साथ, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर डिटैच किया, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं इसके कारण। लेकिन ये वाले इंक्लाइंड सरफेस पे भी वेज बी के फ्रिक्शन हो रहा है, वो कैसे होगा, अगर देखो ये वाले साइड पे वेज बी के ये वाले साइड पे फ्रिक्शन अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो ये कनेक्टिंग पॉइंट है, वेज बी के लिए ये वाले फेस पे फ्रिक्शन हो रहा है और ये वाले साइड पे भी फ्रिक्शन हो रहा है और दोनों पॉइंटेड ये यहाँ पर कनेक्टेड है। तो क्या होगा मालूम है, डायरेक्टली कंसेप्ट याद रखो, अगर ये वाले फेस पे फ्रिक्शन इस तरफ आ रहा है तो उधर भी फ्रिक्शन उसी पॉइंट की तरफ आएगा, कनेक्टेड पॉइंट की तरफ आएगा। इतना याद रख लेना, क्या कहा, कनेक्टिंग पॉइंट की तरफ आ जाएगा। जैसे कि इसके पहले क्या बताया था, ये रेक्टेंगल शेप था, ये रेक्टेंगल शेप अगर मैं लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूँ ऐसा बताया था तो उसका फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड में होगा। अगर ऊपर की सरफेस पे अगर फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है किसी वजह से तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स भी राइट साइड में होगा, ऐसा मैंने बताया था। अभी क्या कर लेता हूँ मैं, ये जो सरफेस था रेक्टेंगल का और ये ऊपर का सरफेस था उसको मैं मिला देता हूँ, एक पॉइंट पर मैंने मिला दिया। तो अगर यहाँ पर फ्रिक्शन इस तरीके से जा रहा है तो ऊपर वाले फेस पे भी फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि वो कनेक्टेड पॉइंट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये था यहाँ पर। अगर ये दो पॉइंट कनेक्टेड नहीं होते, ऐसे सेपरेट होते तो अगर फ्रिक्शन यहाँ पे जा रहा है तो ऊपर वाले फेस पे भी फ्रिक्शन यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, ये ठीक है। तो देखो वेज बी का ये वाला पॉइंट, ये सरफेस और ये सरफेस कनेक्टेड यहाँ पर, तो अगर ऊपर से फ्रिक्शन नीचे आ रहा है तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन इसी तरफ दिखाना होगा। ठीक है, टूवर्ड्स द कनेक्टिंग पॉइंट दिखाना होगा। इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो देखो और ये फ्रिक्शन वेज बी और वेज ए के बीच में जो भी नॉर्मल रिएक्शन हुआ हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे N2 से। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द सरफेस। ठीक है, ये जो इंक्लाइन सरफेस था उसको हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर हम लोगों ने N2 नाम से दिखाया। तो ये N2 नाम से अगर नॉर्मल रिएक्शन दिखाते तो उसका लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हमें किस नाम से दिखाना होगा, F2 से दिखाना होगा। और F2 को क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू N2 लिख देंगे। ठीक है, म्यू N2 इतना लिख दिया है। N2 और ये F2 ये फोर्स थोड़े से हमें इंक्लाइन दिख रहा है, यानी कि उनका हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये एंगल कितना दिया हुआ था हमें, ये वाला एंगल 15 डिग्री दिया हुआ था, उसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, या फिर ये गैप, ये पूरा गैप कितने का है, देखो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा ऐसा पीछे हो जाएगा, तो ये अंदर का गैप कितना हो जाएगा 15 डिग्री का। या फिर अगर मैं इसको ऐसा एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये वाला भी गैप कितने का हो जाएगा, 15 डिग्री का ही हो जाएगा। इस सेम पॉइंट को मैं मेन डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये गैप कितने डिग्री का दिया हुआ है, 15 डिग्री। तो अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूँगा, अगर इसको हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ये अंदर का गैप 15 डिग्री का, यानी कि ये भी कितना डिग्री का हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट था ना, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट से अगर मैं ऐसा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, देखो अंदर का 15 डिग्री इतना क्लियर है, ये ग्राउंड है अपना, इस पॉइंट से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 15 डिग्री, ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। अगर ये 15 डिग्री है तो ये भी एंगल, देखो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 15 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। अभी इसी ट्रायंगल की बात करेंगे, ये अंदर का एंगल कितना है 15 डिग्री, ये एंगल कितना है 15 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ये एंगल 15 है, ये तो 90 रहेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये अंदर का एंगल कितना हो जाएगा 75 डिग्री का हो जाएगा। राइट, देख लो इसको फिर से एक बार, ये पूरा एंगल कितने का था 15 डिग्री का था, तो ये 15 डिग्री, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी तो ये वाला भी एंगल 15 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब ये अंदर का एंगल 15 डिग्री का है। राइट, अगर ये 15 डिग्री का है तो उसको अगर मैं मान के चलो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये 90 हो जाएगा, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा 75 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ पर ये जो N2 मिला है उसका ग्राउंड के साथ एंगल कितने का है 75 डिग्री का हो जाएगा। और ये F2 यानी कि ये जो इंक्लाइन प्लेन था वो कितने डिग्री पे था 15 डिग्री पे था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ कर देंगे। ये देखो ये पेंसिल से मैंने ऐसा ड्रॉ किया हुआ है,
एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। सिर्फ हमें इंक्लिनेशन पता होना चाहिए। F2 का इंक्लिनेशन कितना है ग्राउंड के साथ, ये अंदर की तरफ आने वाला 15 डिग्री, और ये N2 का इंक्लिनेशन कितना है, N2 का इंक्लिनेशन है 75 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये डायग्राम में दिखाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं क्या साइड में लिख लेता हूँ, N2 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से सेकेंड क्वाड्रेंट में दिखा दिया, जिसका इंक्लिनेशन कितना हो रहा है 75 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री होगा। N2 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हुए दिखा दिया। ठीक है, और ये F2 किस क्वाड्रेंट में जाते हुए दिख रहा है हमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसा थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हुए दिख रहा है, और वहाँ पर थीटा कितना है उसके लिए, F2 के लिए थीटा कितना है 15 डिग्री। ठीक है, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ है ना, तो ये F2 जा रहा है अपना थर्ड क्वाड्रेंट में, और उसका थीटा कितना है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हुआ है उसका 15 डिग्री। पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं, सिंपली एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है F2 फोर्स ने, 15 डिग्री का। ठीक है, ये साइड में लिखने के बजाय डायग्राम में लिखा हुआ होना चाहिए था, लेकिन डायग्राम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसके लिए मैंने F2 और ये N2 फोर्स का इंक्लिनेशन कितना रहेगा वो साइड में लिखा हुआ है, और वो F2 और N2 फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करना है, यानी कि समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और उसके बाद समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 यूज़ कर हमें अननोन फोर्सेस कौन से N1 और N2 है उसे फाइंड आउट कर देना है। देखो, इसके बाद लिख लेंगे लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से और कितने इसके अंदर, ये N1 ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट कर रहा है, इसके कारण हमें उसको प्लस N1 लिखना है, राइट। N2 और F2 इन फोर्सेस का कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, N2 फोर्स जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो हमें क्या लिखना होगा, माइनस N2 कॉस, उसका इंक्लिनेशन कितना था एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री का था, तो माइनस N2 कॉस 75 लिख देंगे। इसके बाद ये F2 का भी एक्स कंपोनेंट आएगा, F2 जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस F2 हमें लिखना होगा, कॉस लिखना होगा, और उसका इंक्लिनेशन कितना था 15 डिग्री था, तो ये 15 डिग्री लिखा, इज इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। ठीक है, सारे एक्स कंपोनेंट हम लोगों ने या फिर सारे एक्स फोर्सेस हम लोगों ने कंसिडर कर लिए। ठीक है, उसका समेशन भी कर दिया, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी पता है, फिलहाल तो किसी की वैल्यू नहीं पता, तो ये N1 लिख दिया, ये माइनस N2 लिखा एज इट इज़, ये कॉस 75 कर दिया। यहाँ पर F2 का मतलब कितना होगा, म्यू N2 होगा, तो ये म्यू N2 लिख दिया, आगे cos 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने हमें म्यू की वैल्यू दी हुई थी जो कि कितनी थी 0.25 थी, तो ये N1 फिर से माइनस N2 एज इट इज़, cos 75 होगा। ठीक है, ये माइनस म्यू की वैल्यू 0.25, N2 लास्ट में लिख देता हूँ, 0.25 इंटू कॉस 15 कर देता हूँ, cos 15 किया, लास्ट में N2 लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो करली अंडरलाइन किया है ना, जहाँ पर N2 इज़ द ओनली वेरिएबल। ठीक है, N2 इज़ द ओनली वेरिएबल, N2 इज़ द ओनली वेरिएबल, तो हम लोग क्या करते हैं उसको कंबाइन कर देंगे, जो भी करली अंडरलाइन किससे किया है वो, तो लेफ्ट साइड में N1 रहेगा, ये नंबर क्या होगा माइनस cos 75, और यहाँ पर नंबर क्या होगा माइनस 0.25 cos 15 होगा। ठीक है, तो उनको मतलब एक ही नंबर से रिप्रेजेंट कर लेंगे। मतलब कैलसी पे कैसे लिखना होगा, माइनस cos 75 लिखना है पहले, तो cos 75 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट एंगल के लिए माइनस 0.25, उसके बाद इंटू cos 15 कर देना है, इंटू cos 15 ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू उसकी कितनी आएगी देखो, माइनस 0.5 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब माइनस 0.5, साइड में क्या लिखना है N2 लिख देना है, माइनस 0.5, और साइड में लिखेंगे N2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, लेट समेशन एफ ऑफ वाई लिख देना है, लेट समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा लिखा, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पर देखो वर्टिकल फोर्सेस कौन से आ रहे हैं, ये F1 फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, वर्टिकली एक्टिंग, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये माइनस F1 लिखना चाहिए, माइनस 2000 लिखना चाहिए, तो ये माइनस F1 लिखा है यहाँ पर इक्वेशन में। ठीक है, इक्वेशन में माइनस F1 लिखने के बाद हमें माइनस 2000 भी तो लिखना है, तो ये माइनस 2000 भी लिख दिया। और F2 और N2 इन फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट भी आएंगे। N2 एक्टिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस होता है, तो प्लस N2 साइन 75 लिखना होगा, प्लस N2 साइन 75, क्योंकि N2 फोर्स का इंक्लिनेशन विथ ग्राउंड के साथ कितना है 75 डिग्री का था, और F2 फोर्स का y कंपोनेंट कैसे रहेगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि F2 फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट y कंपोनेंट दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे इसके लिए, F2 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिखना होगा, माइनस F2 साइन 15। ठीक है, तो माइनस F2 लिखेंगे यहाँ पर, माइनस F2 लिखा,
साइन 15 होगा इज इक्वल टू हमें 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू किसकी पता है, सिर्फ 2000 न्यूटन ये जो फोर्स है उसकी वैल्यू पता है, तो वो जाएगा राइट साइड। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, -F1। तो ये -F1 को कैसे लिख सकते हैं, म्यू N1 इस तरीके से लिख सकते हैं। F1 मतलब म्यू N1 होता है। ठीक है, तो ये माइनस साइन एज इट इज 2000 राइट साइड लिखना है। तो यहाँ से क्या रहेगा, ऑन N2 साइन 75 होगा, -F2 का मतलब क्या होगा, म्यू N2 होगा, साइन 15 लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो म्यू का मतलब कितना था, 0.25 N1 प्लस ये N2 लिख देता हूँ एज इट इज, N2 साइन 75 लिखा, ये साइन 75 है, माइनस म्यू का मतलब है 0.25, पहले साइन से 15 भी लिख देता हूँ साइड में, साइन 15 भी लिख दिया, उसके साइड में N2 लिखा अभी, इज इक्वल टू 2000। ठीक है, ऊपर भी 2000 होना चाहिए था, 0 लिखा था गलती से, वो 2000 कर देता हूँ, वो ऊपर 2000 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पर N2 इज द वेरिएबल है, यहाँ पर भी N2 वेरिएबल में दिख रहा है ना हमें। तो ये जो नंबर है -0.25 साइन 15 और ये जो नंबर है साइन 75, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, -0.25 N1 होगा, और यहाँ से साइन 75 -0.25 साइन 15 कर लेंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0.90, 0 प्लस 0.90, तो 0.9 ही लिख देंगे, N2 रहेगा साइड में, इज इक्वल टू कितना, 2000। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से या फिर नंबर 2 से। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें N1 और N2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे क्या लिखना है, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, N1 मिलेगा। तो यहाँ पर N1 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू यूनिट रहेगा उसका न्यूटन, और साथ में N2 भी मिल जाएगा, उसका भी यूनिट न्यूटन ही होगा, यूनिट लिखना भूलना नहीं है। ठीक है, तो इसको कैल सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने पर हमें N1 की वैल्यू मिलेगी 1290.32, 1290.32 लिखा, और N2 की वैल्यू हमें मिलेगी 2580.645 दिख रहा है ना। तो डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 2 ही डिजिट लिखने हैं और दूसरा वाला डिजिट राउंड अप कर देना है, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाला तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, 2580.65 लिख देंगे, 2580.65 न्यूटन, ये वैल्यू हो जाएगी N2 इस नॉर्मल रिएक्शन की। ठीक है, अभी हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा फॉर वेज ए के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे, नाउ ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ड्राइंग FBD फॉर वेज ए। ठीक है, तो वेज ए देखो यहाँ पर इस तरीके से था, तो वेज ए बना लेते हैं। ये वेज ए का इंक्लाइन शेप बना दिया, इंक्लाइन प्लेन बना दिया, ये वर्टिकल वाला, और ये ग्राउंड से, ठीक है, ग्राउंड से जो अटैच था। ड्यू टू पी फोर्स वेज ए जाएगा राइट साइड की तरफ, तो उसका फिक्स्ड फोर्स कैसे रहेगा, लेफ्ट साइड की तरफ आएगा, उसका फिक्स्ड फोर्स जाएगा राइट साइड की तरफ, और वेज ए जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ। ये फ्रिक्शनल फोर्स ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये पी जो अननोन फोर्स था वो भी दिखाना चाहिए, पी अननोन फोर्स दिखा दिया। पी फोर्स की वजह से अगर वेज ए लेफ्ट साइड जाएगा तो उसका फिक्स्ड फोर्स राइट साइड दिखा दिया। ये नॉर्मल रिएक्शन हम लोग N3 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि N1 N2 ऑलरेडी यूज़ किए थे, ये N3 होगा। तो ये अगर ये N3 नॉर्मल रिएक्शन लिया तो उसका फिक्स्ड फोर्स F3 से दिखाना होगा, और F3 कितना होगा, म्यू N3 होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और ये जो इंक्लाइन प्लेन था वेज ए का, जो कि अटैच था किसके साथ, इंक्लाइन प्लेन वेज बी के साथ, तो वहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट करता था। तो उनके बीच का जो भी फोर्सेस रहेंगे वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करने वाले होंगे। क्या कहा, उनके बीच के जो भी फोर्सेस रहेंगे वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करने होंगे। यानी कि वेज वेज बी के ऊपर हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन कैसे लिया था, ऊपर की तरफ लिया था। तो वेज ए के ऊपर ये सेम नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि N2 नाम वाला ही, वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में लेना होगा। यानी कि वेज बी के ऊपर वो ऊपर की तरफ था, तो काउंटर बैलेंस कैसे करेगा, उसको नीचे की तरफ एरो देकर। ठीक है, आया समझ में ये। और वेज बी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे था, हम लोगों ने ये लेफ्ट साइड लिया था, राइट। तो वेज ए के ऊपर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होना चाहिए, उसी सरफेस पर राइट साइड की तरफ, यानी कि काउंटर बैलेंस करने वाला। तो ड्रॉ कर देंगे हम लोग, काउंटर बैलेंस करने वाला फ्रिक्शनल फोर्स वेज ए के ऊपर किस तरीके से होना चाहिए, ये राइट साइड की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर नेमिंग क्या था, नॉर्मल रिएक्शन का N2 था, तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स का नेमिंग क्या होगा, F2 रहेगा। F2 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू N2 होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। या फिर
ये जो वेज ए का इंक्लाइन प्लेन था वहाँ पर भी फ्रिक्शन हो रहा था, लेकिन उसके फ्रिक्शन फोर्स का अगर डायरेक्शन आपको किस तरीके से लेना समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे कि मैंने शुरुआत में पहला पॉइंट जो बताया था उसको याद कर लो। देखो वेज पी फोर्स की वजह से वेज ए जाएगा लेफ्ट साइड, अगर वो लेफ्ट साइड जाएगा तो उसका फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड जाएगा। इतना तो ये बहुत ही बेसिक है और वो क्लियर भी है, ठीक है। यानी कि इसका फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड से राइट साइड की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर उसके अपोजिट वाले फेस से फ्रिक्शन हो रहा है ड्यू टू एनी रीजन, तो उसका फ्रिक्शन फोर्स भी कैसे जाएगा, राइट साइड की तरफ जाएगा। ये बेसिक पॉइंट पता था, वो पॉइंट तो यहाँ पर वैलिड हो रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये वाले डायग्राम में अननोन कौन से सिर्फ ये N3 नॉर्मल रिएक्शन और ये P फोर्स अननोन है, क्योंकि हमें पहला वाला जो वेज बी था वो कंसिडर कर N2 इसकी वैल्यू मिली थी, N2 इस नॉर्मल की वैल्यू मिली थी, ठीक है। तो आगे सॉल्व करने से पहले हमारा एक पॉइंट यहाँ पर क्या रह जाता है, F2 और N2 ये जो फोर्सेस थे उनका इंक्लिनेशन तो चेंज नहीं होगा, तो उनका इंक्लिनेशन भी हमें डायग्राम में दिखाना चाहिए, ठीक है। ये जो N2 था, N2 किस क्वाड्रेंट में आते हुए दिख रहा है हमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये F2 हमें किस क्वाड्रेंट में जाते हुए दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, या फिर सिर्फ N2 के हेड की तरफ मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया है। N2 का इंक्लिनेशन कितना होगा, 75 डिग्री, वो इंक्लिनेशन चेंज नहीं होने वाला। अगर हम लोग डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम सेपरेट करते वेज ए और वेज बी का, तो भी उनके नॉर्मल रिएक्शन या फिर जो भी फोर्सेस रहेंगे उनके इंक्लिनेशन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो N2 का इंक्लिनेशन कितना रहेगा, 75 डिग्री रहेगा विथ टू ग्राउंड के साथ, और ये F2 जो था उसका इंक्लिनेशन कितना रहेगा ग्राउंड के साथ, 15 डिग्री का ही रहेगा, ठीक है। तो ये 15 डिग्री मैं साइड में लिख लेता हूँ, ये 15 डिग्री यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ, ये ग्राउंड के साथ एंगल बनाया F2 इस फोर्स का, ठीक है। इसके बाद हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ कर इक्वेशन बनाने होंगे, और इक्वेशन बनाने के बाद हमें N3 और ये जो P अननोन फोर्सेस थे उनकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आगे क्या यूज़ करना है, लेट समेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर दिस डायग्राम, ठीक है। इसके बाद लेट समेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर हमें क्या करना है, इसके सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेकर उनका एडिशन करके इक्वल टू 0 बताना है, यानी कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी है, ठीक है। दैट इज समेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से आएंगे, वेज ए के ऊपर ये माइनस पी रहेगा, एक्टिंग टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये माइनस पी लिखा, ठीक है। माइनस पी, ये प्लस F3 होगा, तो ये प्लस F3 लिखा, एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस F3। F2 और ये N2 के ये फोर्सेस इंक्लाइन है, तो उनके हमें एक्स कंपोनेंट यूज़ करने होंगे। F2 जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट कैसे होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस F2 इंक्लिनेशन कितना उसका 15 डिग्री, प्लस F2 कॉस 15 डिग्री लिख दिया, ठीक है। N2 जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसे होता है, प्लस ही होता है, तो प्लस N2 कॉस कितना लिखना होगा हमें, कॉस 75 लिखना होगा, इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इस सेम स्टेप को आगे कैसे लिख सकते हैं, देखो ये माइनस पी लिखा, प्लस F3 का मतलब क्या होगा, म्यू N3 होगा, ठीक है। F2 का मतलब क्या होगा, प्लस म्यू N2 होगा, ये कॉस 15 एज इट इज लिख दिया, प्लस N2 कॉस 75 लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर हमें म्यू की वैल्यू पता है वो कितनी थी, 0.25 थी, ये माइनस पी एज इट इज, प्लस म्यू की वैल्यू 0.25, ये N3 अननोन है वो लिख दिया एज इट इज, प्लस ये यहाँ पे क्या रहेगा 0.25 होगा वो लिख दिया। N2 की वैल्यू हमें पता है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियसली सॉल्व किया था, वो कितना था 2580.65, वो हमें यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर N2 की वैल्यू लिख लेता हूँ 2580.65, ठीक है। साइड में क्या था, ये cos 15 इंटू cos 15 मल्टीपल करना था, प्लस आगे प्लस फिर से N2 की वैल्यू दैट इज़ 2580.65 और इंटू cos 75 रहेगा, ठीक है। इस बार तो cos 75 लिखा, इज इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। ये लास्ट स्टेप पे यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ, अपॉन वाला पार्ट नहीं आया जिसको मैं अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। तक क्लियर हो गया, क्या क्या है सिर्फ लास्ट स्टेप में, ये माइनस पी एज इट इज, म्यू की वैल्यू 0.25 N3, म्यू की वैल्यू 0.25 N2 2580.65 वैल्यू, cos 15 आगेगा, प्लस ये प्लस लिखा है, N2 की वैल्यू 2580.65 इंटू cos 75 लिखा है इक्वल टू 0, ठीक है। या देखो ये अंडरलाइन जो किया उस स्टेप से हम लोग N2 को कॉमन लेकर अंदर जो पार्ट बचता है उसका सिंप्लीफिकेशन कर भी उसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये माइनस पी रहेगा फिर से एज इट इज, प्लस 0.25 N3 ये भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो भी नंबर दिख रहा है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं और इक्वल टू के राइट साइड में पुट कर देते हैं, ठीक है। वो वैल्यू निगेटिव में आएगी। तो ये सब नंबर कैलकुलेट करने पर हमें लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, 1291.10 मिलेगा, जिसे हम लोग इक्वल टू के राइट साइड में पुट करके तो हमें माइनस में लिखना होगा, तो माइनस 1291.1 लिख देते हैं, इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी है, समेशन f ऑफ y इक्वल टू
जीरो वाली, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। सिर्फ अभी हमें वर्टिकल फोर्सेस देखने होंगे, ये लेट समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है डायग्राम के अंदर, हमें सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस देखने हैं। तो ये N3 ऊपर की तरफ जाएगा तो ये प्लस N3 लिखेंगे हम लोग। F2 और N2 के वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे, F2 का वर्टिकल कंपोनेंट प्लस होगा क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, तो ये प्लस लिखा F2 के साइड में लिखना होगा साइन 15 डिग्री, ठीक है। और N2 जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट निगेटिव होता है, तो हमें क्या लिखना होगा वो -N2 साइन 75 लिख देना होगा, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ये सारे वर्टिकल फोर्सेस हमने कंसिडर कर लिए। यहाँ पर तीन ही वर्टिकल फोर्सेस थे, वेज ए के ऊपर, ये N3 ऊपर की तरफ, F2 और N2 उनके वर्टिकल कंपोनेंट रिजोल्व किए हुए, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन तो बना लिया था, इक्वल टू जीरो भी लिख दिया था, ठीक है। देखो ये N3 एज रहेगा, F2 का मतलब क्या होगा म्यू N2, तो ये म्यू N2 लिख दिया साइन 15 माइनस N2 फिर से एज इट इज़ N2 साइन 75 एज इट इज़ कर दिया, इज इक्वल टू जीरो कर दिया। N2 की वैल्यू हमें पता है, म्यू की भी वैल्यू हमें पता है 0.2, वो दोनों पुट कर देते हैं। N3 लेफ्ट साइड में म्यू कितना था 0.25 लिख दिया, N2 कितना था अपना 2580.65 साइन 15 रहेगा, राइट। माइनस N2 की वैल्यू फिर से पुट कर देनी है 2580.65 और साइड में क्या रहेगा साइन 75 इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो भी नंबर है हम लोग उसको कैलकुलेट कर देते हैं और उसको इक्वल टू के राइट साइड में पुट कर देंगे, ठीक है। इतना आया सर में, ये लास्ट में क्या था इक्वल टू जीरो था, राइट। तो ये जो भी नंबर है उसको मैं कैलकुलेट कर दूंगा और इक्वल टू के राइट साइड में पुट कर दूंगा। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, N3 की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। ये सब कुछ वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो लेफ्ट साइड में होने पर वो वैल्यू कितनी मिलेगी -2325.736, ठीक है। जिससे हम लोग इक्वल टू के राइट साइड में पुट करेंगे तो उसका साइन माइनस से प्लस हो जाएगा। तो राइट साइड में हमें क्या लिखना होगा 2325, N3 इक्वल टू 2325 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद दो ही डिजिट लिखने हैं और दूसरा वाला डिजिट राउंड अप कर देना है अगर तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पर देखो 0.736 है तो हम लोग उसे क्या लिखेंगे, सिंपली 0.74 लिख देंगे, 0.74 लिखा और साथ में यूनिट भी लिखना है न्यूटन। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो N3 की वैल्यू मिली है हमें वो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देंगे। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या दिख रहा है, -p + 0.25 N3 इक्वल टू -1291.1, या फिर हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 के साथ। N3 तो हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, फिर भी हम लोग इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व कर लेंगे तो हमें डायरेक्टली कैलसी से सॉल्व करने पर, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर P की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और N3 की वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी है अपने पास, फिर भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आगे सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, जस्ट हमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करना होगा, N3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैलसी पे दो इक्वेशन बना लेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसे सॉल्व करने पर हमें P मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या लिख देना है, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, सॉल्विंग इक्वेशंस कर दिया 3 एंड 4, ऑलरेडी 1 एंड 2 इक्वेशन हो चुके थे, इसको हमने नंबर किए 3 एंड 4। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट लिख देना है, वी गेट डायरेक्टली P मिलेगा हमें और N3 मिलेगा, N3 तो आया हुआ है वही मिलेगा फिर से 2325.74 न्यूटन, और पेज फोर्स की वैल्यू में हमें मिलेगी 1872.535 दिख रहा है ना, ये 1872.535 दिख रहा है, जिसे हम लोग 0.54 लिख सकते हैं, 1872.54 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम्स ऑन वेजेस के ऊपर का कंप्लीट हो जाता है। मैकेनिक्स के अंदर आने वाले प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमें स्टैटिक्स वाले पार्ट में सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम और फोर्सेस को रिजोल्व करने वाले पार्ट को अच्छी तरीके से समझ लेना है, और उसके बाद कैलकुलेशन मिस्टेक के ऊपर ध्यान देना होगा, यानी कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल, ठीक है। कौन से पॉइंट याद रखने हैं मैकेनिक्स के अंदर आने वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, फ्री बॉडी डायग्राम को, फोर्सेस को रिजोल्व करते वक्त, और दूसरा कहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करते वक्त, यानी कि इक्वेशन बनाते वक्त प्लस माइनस साइन की गड़बड़ नहीं कर देनी, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स और वेजेस होते हैं उसके ऊपर एक ही न्यूमेरिकल्स करवाया यहाँ पर। तो आज के लिए हुए प्रॉब्लम्स में कहीं पर भी डाउट होता है कंसेप्ट में तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए एक ही सम के साथ यहाँ पे रुक जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।